दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए केंद्र राज्य संबंध पर चर्चा करेंगे और पूरा डायमेंशन देखेंगे। वीडियो देखिएगा। पूरी पॉलिटी एडवांस पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी एडवांस पढ़ाएंगे, साइंटिफिक एडवांस पढ़ाएंगे, सारा सेक्शन एडवांस पढ़ाएंगे, इसी में इससे तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 71 बीपीएससी में फाइनल करना है। डेली एक पीडीएफ बाय वीडियो पढ़िए, बार बार रटिए, फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 पर संपर्क करके आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस क्लास है। तो संघवाद पहले जानना है, संघवाद क्या होता है। जैसा पहले जान लीजिए, सबसे पहले भूमिका लिखिएगा कैसे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इतना लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा, लिख दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 293 के बीच संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। इसको लिखने के बाद अब नीचे आ जाइएगा। अनुच्छेद की चर्चा हम कर दिए हैं, उसको ऊपर में भूमिका में अनुच्छेद जरूर लिखिएगा, इससे मार्क्स बढ़ेंगे। और पॉलिटी के हर क्वेश्चन में आर्टिकल लिखना है, जहां तहां याद रहेगा, याद कर लीजिएगा लिस्ट बना के। तो अब हम समझते हैं कि भूमिका तो लिख लीजिएगा, पीडीएफ में लिखा हुआ है, बोल दिए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि दो प्रकार की सरकार होती है और शक्तियों का बंटवारा जो होता है, 3 प्रकार की शक्ति होता है, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय। तीनों प्रकार की शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा ही होता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दो सरकार और शक्तियों का बंटवारा जो है तीन तरीके से होता है, विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक। समझ रहे हैं। तो संघात्मक शासन, अब भारत का संविधान संघात्मक है, कैसे जानेंगे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ लक्षण होता है और उसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश की शासन कैसा है, एकात्मक है कि संघात्मक है। तो जब भारत के संविधान आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के संविधान में संघात्मक शासन के सारी विशेषताएं मौजूद है। यानी संघात्मक शासन का अर्थ है 2 प्रकार की सरकार। तो हम लिखेंगे सरकार के स्तर कितना है, यहाँ 2 है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में है। और फिर अनुच्छेद 154 में राज्यपाल है। यह राज्यपाल है, राज्यपाल है। 2 प्रकार के। अब संघ की सरकार की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है। संघीय विधानमंडल है और राज्य विधानमंडल है, देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि दो विधानमंडल भी है, केंद्र में केंद्रीय विधानमंडल है, हर राज्य का विधानमंडल है। संघ में जो है कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति है और राज्य में राज्यपाल है। तो 2 प्रकार की सरकार है। इस आधार पर हम कहते हैं कि भारत में शासन व्यवस्था संघात्मक है। दूसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था का दूसरा लक्षण है कि संविधान सर्वोच्च होता है। एक ही संविधान होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगा और उसी संविधान से दोनों प्रकार की सरकार शक्ति प्राप्त करता है। समझ रहे हैं। हालांकि अमेरिका में देखेंगे तो वहां केंद्र और राज्य दोनों का सरकार है, संविधान है। लेकिन भारत में क्या है कि एक ही संविधान है और एक ही संविधान से केंद्र का भी गठन किया गया है और राज्य का भी गठन करता है। दोनों अपनी अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान द्वारा ही स्पष्ट कर दिया गया है 2 प्रकार की सरकार। यहाँ संविधान सर्वोच्च है, दोनों प्रकार की सरकार संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं, एक ही संविधान से। उसके बाद जब संघात्मक शासन व्यवस्था होगा, जब 2 प्रकार की सरकार होगा, तो दोनों के बीच विवाद पैदा होता है। तो उस विवाद के निपटारे के लिए संघात्मक व्यवस्था में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो संघीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 के तहत इस दोनों के बीच जो है 2 प्रकार की जो सरकार है, केंद्र और राज्य,
उसके बीच विवादों का निपटारा करता है। एकमात्र शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को है। उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था में एक उच्च सदन होता है जिसे राज्यसभा कहते हैं, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा के जो विधानसभा के जो सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उच्च सदन राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो है यानी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग राज्यों के लोग जो है अलग अलग राज्यों से लोग जो है वहां बैठते हैं। संशोधन प्रणाली संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान संशोधन प्रणाली संघीय शासन व्यवस्था में भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला है। तो यहाँ पे अगर कोई संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन करना है तो कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद पारित करेगी विधेयक, उसके बाद उसको आधे राज्यों का भी समर्थन की जरूरत होगी। वो अकेला नहीं संशोधन कर सकता है संविधान, पूरे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है संविधान के जिसमें संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा, मंजूरी की जरूरत होगी। यह है। उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का वितरण जो होता है 3 सूचियों में भारत में की गई है। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। आप किस किस विषय पे आप शासन करेंगे वो बाइफरकेट कर दिया जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। तो यहाँ देखेंगे भारत में शक्तियों का वितरण जो है संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची में किया गया है। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की सरकार है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान से ही दोनों सरकार का गठन किया गया है और दोनों संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद दोनों के विवाद को निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय है, साथ ही साथ उच्च सदन है, संशोधन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और दोनों प्रकार के सरकारों के शक्तियों के वितरण करने के लिए 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। दोनों को बता दिया किस पर आपको कानून बनाना है। अब हम आगे चर्चा करेंगे संविधान में एकात्मक। जैसा कि आप देखेंगे भारतीय संविधान में संघात्मकता का आप लक्षण देखे हैं कि भारत का संविधान कैसे संघात्मक है, क्योंकि संघात्मकता का कुछ प्रावधान आप देख लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका होती है तो बताए हैं। अब जो है भारतीय संविधान कुछ एकात्मक का लक्षण भी है। एकात्मक लक्षण है। अब जैसे क्या है कि एक ही संविधान है, एक ही संविधान से दोनों संविधान शक्ति प्राप्त करता है, तो एकात्मकता का लक्षण है। अब इस संविधान की जहां सर्वोच्चता होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारों से ऊपर संविधान है, दोनों वहां से शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर एकात्मकता का लक्षण में क्या है कि अमेरिका के में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में 2 संविधान है। एक अमेरिका की जो है सरकार के पास, अमेरिकी सरकार, संघीय सरकार, एक अमेरिका के राज्यों के पास। लेकिन भारत में एक ही संविधान से दोनों शक्ति प्राप्त करता है, समझ रहे हैं। और संविधान की ज्यादातर प्रावधान संघ सरकार अपने संशोधन कर सकती है। उसके बहुत कम ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो संविधान द्वारा क्या हुआ है कि केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, यानी एकात्मकता। यहाँ एकल नागरिकता है, कोई राज्य का नागरिकता नहीं दी गई है, भारत की नागरिकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका है, नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है, यानी भारत के नागरिक होगा कोई व्यक्ति, राज्यों की नागरिक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद को शक्ति दी गई है। संसद बिना पूछे राज्यों से उसके राज्यों के नाम में बदलाव कर सकता है, सीमा में बदल सकता है, राज्यों को विनष्ट कर सकता है। और संघ को अधिक विधायी शक्ति है। समान परिस्थितियों में अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अगर संकल्प पारित करता है कि राजसूची के विषय पर कानून बनाया जाए तो संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 के तहत जो है केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है राजसूची के विषय पे। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को कोई भारत सरकार कहीं संधि किया है तो उस पर कानून बना सकती है। जब राष्ट्रपति शासन होता है तो संसद को राजसूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात रहता है, लागू रहता है 352 के तहत, तो
तो संसद को राष्ट्रीय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। उसके बाद क्या करता है, राज्यपालों की नियुक्ति जो है संघ सरकार द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है संघ सरकार के द्वारा, उसके संसद द्वारा। उसके बाद वित्तीय आपातकाल में जो है क्या होता है, वित्तीय आपातकाल में संघीय सरकार को निर्देश देने की शक्ति मिल जाती है। राज्यों के जो है वित्तीय व्यवस्था पर संघ का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो भारत में जो का संविधान संघात्मक है, दो प्रकार का सरकार है, कई विशेषताएं हैं, लेकिन भारत के संविधान में क्या है, कुछ एकात्मकता का लक्षण भी है। इसी आधार पर कहा जाता है कि भारत का संविधान संघात्मक है, न अर्धसंघीय है, यानी आधा संघात्मक आधा एकात्मक, अर्धसंघीय है। समझ रहे हैं? तो आप इस अनुच्छेदों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, राज्यों को कम शक्ति दी गई है, केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। समझ रहे हैं? तो एक भारतीय संविधान अर्धसंघीय कैसे है, अर्धसंघात्मक कैसे है, क्योंकि उसमें एकात्मकता का भी लक्षण है और संघात्मकता का भी लक्षण है। समझ रहे हैं? तो एकात्मकता का ध्यान रखिएगा इस प्रावधान को। अब देखिएगा, क्या भारत को सच्चा संघ कहना सही है? अब देखिए, भारत को सच्चा संघ कहना ठीक है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको देखना होगा कि क्या भारत एक संघात्मक वाला देश है। तो आप यहाँ देखे हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक तत्व ही आप देखे हैं दूसरे फर्स्ट पेज में, और सेकंड पेज में एकात्मक तत्व देखते हैं। तो दोनों मिलाकर क्या होता है, अर्धसंघात्मक, यानी आधा संघात्मक आधा एकात्मक। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था वाला है। कहिए क्यों? संघात्मक शासन व्यवस्था का मूल लक्षण होता है दो प्रकार की सरकार, और दोनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की स्वायत्तता। तो आप देखे होंगे दो प्रकार की सरकार आप देखे हैं ना, जहां भी दो प्रकार की सरकार होगा और दोनों को अपने अपने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी, सरकार चलाने की शक्ति होगी, तो संघात्मक होगा। तो आप कह सकते हैं कि भले ही भारतीय संविधान में कुछ एकात्मकता का तत्व अवश्य शामिल किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं है। भारत का संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा राज्यों को भी अपने अपने क्षेत्र में काम करने की पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। तो भारत का संविधान एक सच्चा संघ है। क्यों? क्योंकि एकात्मकता को लक्षण को शामिल करके संघात्मक व्यवस्था के दो दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय बड़े पैमाने पर विघटनकारी तत्व देश में मौजूद था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इस समय विघटनकारी तत्व था। इसलिए क्या हुआ कि उस समय तत्कालीन समय में केंद्र को थोड़ा सा एकात्मकता का तत्व जो है जोड़ दिया गया था। संविधान सभा का मानना था कि देश को एकता अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। तो केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्र को अधिक शक्ति दी गई, यानी एकात्मकता का प्रावधान जोड़ दिया गया। देखिए, अगर भारत को देखेंगे तो आज भारत का संविधान संघात्मक है। क्यों? क्योंकि आज केवल केंद्र सरकार नहीं चला रहा है। यहाँ 29 राज्यों में 28 राज्यों और एक केंद्र 29 सरकारों का चल रहा है एक साथ अभी भारत में। तो आप कैसे कर सकते हैं कि भारत एकात्मक शासन व्यवस्था है? यहाँ तो संघात्मक 29 प्रकार की सरकार है, 29 सरकार है भारत में। और संघवाद के संदर्भ में स्वायत्तता का अर्थ सीमित शासन से है, न कि प्रभुता से है। इस आधार पे और साथ ही साथ अनुच्छेद 243 से 293 के बीच, 45 से 293 के बीच संघात्मक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का केंद्र राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय संघ एक सच्चा संघ है। अब मान लीजिए अमेरिका की तरह अलग अलग संविधान नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, तो अमेरिका की वह परिस्थिति थी। भारत का जब संविधान बन रहा था तो उस समय भारत की स्थिति अलग थी।
तो अगर मान लीजिए हम दोनों जगह अगर हम दोहरी नागरिकता नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, अगर दो संविधान अगर नहीं, राज्यों को संविधान बनाने की छूट नहीं दी गई है, राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत का संविधान जो है संघात्मक नहीं है। समझ रहे हैं? भारत का संविधान संघात्मक है, क्योंकि संघात्मक शासन के सारे लक्षण भारतीय संविधान में है। और जो थोड़ा बहुत शक्ति दी गई है केंद्र को, उस संघात्मक व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए। अब संविधान ने शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की है? अब शक्तिशाली केंद्र क्यों कहा जाता है? अब इसके पीछे कारण क्या है? ये जो देख रहे हैं ना, केंद्र को राष्ट्रपति पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों को कंट्रोल करने का अधिकार है, इसलिए कहा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों की स्वायत्ता होती है, तो केंद्र क्यों इस राष्ट्रपति पर कानून बनाता है? इसलिए केंद्र जो है शक्तिशाली है। अब केंद्र शक्तिशाली क्यों बनाया गया है? इसके पीछे रीजन है। शक्तिशाली संघ या केंद्र भारत की एकता का प्रचायक है। 100 वर्षों तक जो है ब्रिटिश शासन भारत पर शासन किया था, ब्रिटिश लोग। और 100 वर्षों तक शासन करने में वह गवर्नर जनरल सेंट्रल से, दिल्ली से नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर 100 वर्षों की जो शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार शासन जो कर रही थी, उससे लोग अभ्यस्त हो चुके थे। 1935 में भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। 1919 के अधिनियम में भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। तो उसी व्यवस्था को अपना लिया गया था। उसके बाद तो संविधान निर्माता देखा कि ब्रिटिश सरकार कैसे भारत को एकता बनाए रखा है। तो ब्रिटिश सरकार के शासन को देखा गया, तो उसमें देखा कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है, गवर्नर जनरल अधिक शक्तिशाली था, वायसराय। तो भारत में भी कर दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली होगा, यानी केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा। और स्वतंत्रता की लड़ाई में अद्भुत एकता देखा गया था। अलग अलग देश के लोग इस एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। उसके बाद भारत की एकता बनाए रखने का साधन, शक्तिशाली केंद्र जो है भारत की एकता बनाए रखने का साधन है। अब कहिए विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने। जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर के मुद्दे चर्चा में था, और ये बहुत ही उस समय जो है इसकी जो है काफी जो है गर्माहट थी इस मुद्दे की। संविधान निर्माता कहा कि नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र को अधिक शक्ति देना जरूरी है। भविष्य में भी आ सकता है इस तरह की विघटनकारी, केरल से भी कभी उठ जाता है, कभी तमिलनाडु से उठ जाता है मुद्दा, कभी नॉर्थ ईस्ट से उठ जाता है स्वतंत्रता के लिए। तो कहा कि नहीं, केंद्र शक्तिशाली होना जरूरी है। संविधान सभा के समक्ष कुछ समस्या थी। देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे, दंगा हो रहा था। अब इस सब को कंट्रोल करने के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाना जरूरी था। और जब संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय देश के विकास की समस्या थी। देश में कृषि की उन्नति का सवाल था, औद्योगिक विकास का सवाल था, लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने का सवाल था। अब ऐसा माना गया कि अगर मान लीजिए हम केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तो बड़े बड़े राजमार्ग, रेल मार्ग, पंचवर्षीय योजना, उद्योगों का विकास कैसे होगा। इसलिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया गया, ताकि शक्तिशाली केंद्र रहेगा तो क्या होगा, शक्तिशाली केंद्र रहेगा तो अधिक जो है पूरे देश का विकास करेगा, राजमार्ग का विकास करेगा, उद्योग का खाना लगाएगा। समझ रहे हैं? ये स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे भारत में संघवाद के प्रतिमान। भारत में संघवाद के कई प्रतिमान मिलते हैं। सहयोगी संघवाद। देखिए, सहयोगी संघवाद में क्या होता है कि केंद्र राज्य जो है विकास के लिए, शासन के लिए एक दूसरे से सहयोग करते हैं। इससे दोनों के अनुभव का लाभ मिलता है, दोनों के अनुभव को लाभ मिलता है। राज्य सरकारों के अनुभव का लाभ मिलता है केंद्र को, और केंद्र के शासन का भी लाभ राज्यों को मिलता है। तो देखते होंगे कई योजना केंद्र द्वारा राज्यों को अपना लिया गया है। बिहार में जल जीवन मिशन अच्छा था तो केंद्र अपना लिया है। और विकास कार्यों में सहयोग करते हैं। मान लीजिए रेल मार्ग का निर्माण करना है, संचार साधन का विकास करना है, औद्योगिक विकास करना है,
दोनों आपस में सहयोग करते हैं। अब विकसित भारत का निर्माण है, विकसित भारत में दोनों सहयोग कर रहे हैं बनाने में। तो सहयोगी संघवाद में होता है, भारत में सहयोगी संघवाद को मूल रूप देने के लिए वित्त आयोग है, अनुच्छेद अभी हाल में वित्त आयोग है, 13वें वित्त आयोग जो है केंद्र राज्यों के बीच जो है संसाधन आवंटन के लिए 32% सिफारिश किया था, 14 में जो है 42%, 15 में जो है 41% किया है। वित्त आयोग द्वारा केंद्रों को अधिक राशि दिया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, डीजीपी का सम्मेलन, मुख्य सचिवों का सम्मेलन, राज्यपालों का सम्मेलन, इस सब के माध्यम से सहयोग करते हैं। जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री है, इसके माध्यम से सभी लोग आपस में मिलकर कर दर जीएसटी दर तय करते हैं। योजना की समाप्ति से जो है राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित हुई है। क्षेत्रीय परिषद है, इसके माध्यम से केंद्र और राज्य आपस में सहयोग करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों को स्थान दिया गया है, इसके माध्यम से आपस में सहयोग करके विकास योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसकी कई चुनौती है जो देखेंगे आगे। उसके बाद प्रतिस्पर्धी संघवाद। देखिए प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या होता है कि विकास कार्य के लिए केंद्र राज्य आपस में, अब विभिन्न राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे कि जोगी मॉडल है तो नीतीश मॉडल है तो केजरीवाल मॉडल है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उस राज्य की अच्छी योजनाओं को इस राज्य द्वारा अपनाया जाता है। बिहार सरकार की जल जीवन मिशन को केंद्र अपना लिया, कई राज्य अपना लिया है। बिहार सरकार पंचायती राज्यों में आरक्षण दिया तो इधर राजस्थान दे दिया है, उत्तराखंड दे दिया है, हिमाचल प्रदेश दे दिया है। और बिजली, हाँ बिजली मीटर बिहार में, उसका जो है अलग अलग राज्य अपना रहा है। एक राज्य निवेशक सम्मेलन करता है तो दूसरा राज्य इन्वेस्टर समिट करता है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद में केंद्र राज्य, विभिन्न राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करके देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, शासन सेवा वितरण में सुधार करते हैं। और प्रतिस्पर्धी संघवाद हाल के वर्षों में बढ़ा है, इसके पीछे कई कारण है। उदारीकरण, निजीकरण के बाद जो है लोगों में जागरूकता आई है, विकास की ललक पैदा हुआ है, और इस ललक को संतुष्ट करने के लिए राज्य केंद्र आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं सेवा वितरण सुधार के लिए। नीति आयोग विभिन्न प्रकार के सूचकांक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत विकास, गरीबी सूचकांक के माध्यम से राज्यों को आगे बढ़ाने प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं। तो यह स्थिति है। और एकात्मक संघवाद के लक्षण संविधान में मिलता है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एक ही न्यायालय में केंद्र के मुकदमे की सुनवाई होती है, उसी में राज्य की मुकदमे की सुनवाई होती है। एकल नागरिकता है। आर्थिक दृष्टि से केंद्र किस पर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था जो सीमित है, संविधान में ही राज्यों के संसाधन के आधार को सीमित किया गया है, और राज्य इसीलिए जो है राज्य जो है अपने संसाधन के लिए केंद्र पर निर्भर है। सौदेबाजी, उसके बाद जो है सौदेबाजी वाला संघवाद, यह जो है 1989 के बाद जब क्षेत्रीय दलों को राज्यों में सरकार आया है, तब इस गठबंधन का जो है प्रसार हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि केंद्र राज्य जो है केंद्र और राज्य एक दूसरे को सौदेबाजी करते हैं। अब सौदेबाजी करते हैं, अब कैसे करते हैं, तो गठबंधन का सरकार हुआ है, गठबंधन सरकार में बहुमत नहीं मिलता है। खंडित जनादेश की स्थिति में अलग अलग दल मिलकर सरकार बनाते हैं एक साथ। जैसे कि भाजपा का सरकार देख लीजिए, एनडीए की सरकार केंद्र में, इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। दोनों अगर हट जाएगा तो सरकार गिर जाएगा। ये दोनों सौदेबाजी करता है केंद्र से कि हमको पैकेज दीजिए, हमको पैकेज दीजिए, तब हम समर्थन देंगे। तो 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार बिहार सरकार को 59,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है, आंध्र प्रदेश को दिया है। तो सौदेबाजी वाला संघवाद में क्या होता है, कभी मंत्री पद के लिए जीतन राम मांझी समर्थन के बदले मंत्री पद, चिराग पासवान समर्थन के बदले मंत्री पद, अच्छा विभाग, विशेष पैकेज, सीबीआई ईडी जांच एजेंसी बचाव के लिए, यह जो है सहयोग करता है केंद्र और राज्य, सौदेबाजी करता है आपस में। अब हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध पे चर्चा करेंगे और इसमें व्यापकता से हम देखेंगे। अब देखिए केंद्र राज्य संबंधों को 3 जो है भागों में बांटा गया है। एक विधायी संबंध, एक विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, हम बता रहे हैं। और विधायी संबंध में देखेंगे केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंध
को पहले क्षेत्र और विषय, अगर किसी के बीच संबंध का वितरण करना होगा तो पहले उसको क्षेत्र कर दीजिए कि आपका अधिकार कहाँ है और आपका किस विषय पर आपको कानून बनाने का अधिकार है। तो क्षेत्र में अनुच्छेद 245(1) कहता है केंद्र संघ जो है पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, राज्य जो है उस राज्य क्षेत्र अपने राज्य भर के लिए ही कानून बना सकती है। उसका जो कानून होगा वो अपने राज्य तक सीमित होगा, वो यूपी में कानून उसका लागू नहीं होगा बिहार सरकार का, लेकिन संघ सरकार का केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून पूरे भारत में लागू होगा। और केंद्र राज्यों के बीच जो किस विषय पर कानून बनाना है उसको 7वीं अनुसूची के द्वारा 3 सूचियों में बांट दिया गया है। वो विषयों को संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, केंद्र को है, इस पर राज्य को है राज्य सूची पर, और इस समवर्ती सूची है इस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। संघ और राज्य दोनों इस पर बना सकता है। उसके बाद जो है जो विषय इस तीनों में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 248 के तहत किसको है, संघ सरकार को दिया गया है। अब देखिए ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि इसी पर कानून बनाना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो समान परिस्थिति में है, लेकिन असमान परिस्थिति में क्या है, राज्यसभा के संकल्प द्वारा केंद्र सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। जब आपातकाल लागू होगा तो राज्य सूची पर कानून बना सकता है केंद्र सरकार। अंतर्राष्ट्रीय संधि करार अगर हुआ है तो उसको लागू करने के लिए 200 कानून बना सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कानून बना सकता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर केंद्र से अनुरोध करता है तो वह जो है राज्य सूची पर कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है। तो समान परिस्थिति है। असमान परिस्थिति में केंद्र की विधायी शक्ति में बढ़ जाती है। और प्रशासनिक संबंध देखिएगा तो प्रशासनिक संबंध का भी वितरण दो है। एक तो अनुच्छेद 53 कहता है कि केंद्र संघ जो है संघ सूची पर ही अपने प्रशासन चला सकता है, संघ सूची में जो विषय है उसी पर अपना शासन चला सकता है। और दूसरा राज्य जो है राज्य सूची में जो शामिल विषय है उसी पर अपना शासन चला सकता है, प्रशासन कर सकता है। अब इसके तहत जो है उसके बाद राज्यों का दायित्व है कि वह कार्यपालिका शक्ति का अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई अवरोध पैदा न हो। और प्रशासनिक संबंध में राज्यों के ऊपर केंद्र का नियंत्रण, संघ का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है, यानी संघ को केंद्र के निर्देश देने की शक्ति है, कंट्रोल कर दिया गया है। ये सभी ऐसी शक्ति है जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। याद रखिएगा, प्रभावित होती है। अब देखिए केंद्र आपको निर्देश, राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों को बनाए रखेगा, संरक्षण करेगा। रेल मार्गों के संरक्षण के लिए निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 258 राष्ट्रपति राज्यों को कोई भी कार्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 262 के तहत राज्य संघ जो है राज्यों के बीच नदी जल विवाद के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य का शासन संविधान के बंदों के अनुसार चलाया जाए, अगर नहीं चलाएंगे तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति करता है और ऑल इंडिया सर्विस के माध्यम से IAS IPS की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और राज्य में काम करता है, उसका कंट्रोलिंग केंद्र करता है, जिसके माध्यम से संघ सरकार राज्य सरकार पर कंट्रोल करता है। ये सभी ऐसे प्रावधान हैं जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध, अनुच्छेद भाग 12, अनुच्छेद 264 से 293। अब वित्तीय संबंध में क्या है कि संघ को संघ सूची में जो विषय है उस पर कर लगाने का अधिकार है, राज्य को राज्य सूची में जो विषय है उस पर कर लगाने का अधिकार है, और GST के लिए केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत 269 क के तहत जो केंद्र और राज्यों के अंतर्राज्यीय कर है उस पर अंतर्राज्यीय GST केंद्र को लगाने का अधिकार है और राज्यों को वितरण किया जाता है। अनुच्छेद 270 के तहत संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को है, लेकिन उछलेगा, संग्रहण करेगा और उसको राज्यों के बीच वितरण किया जाएगा। अब केंद्र से राज्यों के हस्तांतरण देखेंगे तो भारत में जो वित्तीय संबंध है उसमें राज्यों को कम संसाधन दिया गया है और केंद्र को अधिक संसाधन दिया गया है। अधिक संसाधन है क्योंकि शक्तिशाली बनाया गया है, तो इसलिए क्या है केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है
इसलिए क्योंकि कर वसूलने का अधिकार तो ज्यादातर केंद्र को ही है। अब आयकर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इस सबसे अधिक आमदनी होती है, तो इस सब पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। तो संविधान निर्माता शुरुआत में ही संविधान में ये मेंशन कर दिया था कि इस केंद्र को अधिक वित्तीय रूप से भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। राज्य का प्रशासनिक और विधायी रूप से तो है ही, वित्तीय रूप से भी। तो राज्यों के संसाधन आवंटन के लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। यही वित्त आयोग क्या करेगा, हर वर्ष 5 वर्ष पर केंद्र से कितना राशि राज्यों को जाएगा उसका सिफारिश करेगा, और उसी सिफारिश के आधार पर केंद्र राज्यों को राशि देता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश पर संवैधानिक रूप से केंद्र को देना अनिवार्यता है, क्योंकि केंद्र को संविधान ही अधिक शक्तिशाली बनाया है, इसलिए केंद्र को देना ही पड़ेगा। ये मजबूरी नहीं है, संवैधानिक अनिवार्यता है। अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग के तहत अगर राज्यों की राजस्व घाटा है तो उसके लिए अनुदान। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र को क्या है, विवेकाधीन अनुदान देने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 293 के तहत केंद्र जो है, राज्य जो है केंद्र से ऋण ले सकता है, लेकिन विदेश से नहीं लेगा, राज्यों से ही, केंद्र से ही ऋण ले सकता है। और केंद्रीय योजना का जो क्रियान्वयन होता है उसमें राज्यों को पैसा जाता है, जैसे कि मनरेगा 40-60। तो 40-60 का अर्थ है 50-50 अब हो गया है। 50% केंद्र देगा, 50% राज्य देगा, दोनों मिलकर योजना क्रियान्वयन करेगा। तो ये केंद्र राज्यों को केंद्र से कैसे हस्तांतरित करता है, इसके माध्यम से हस्तांतरण होता है। अब हम लोग देखेंगे विवाद। सबसे पहले विधायी विवाद। अब देखिए, राज्यों को शिकायत रहता है कि संघ सरकार, केंद्र सरकार राज सूची पर भी कानून बनाने लगा है, जैसे कृषि राज सूची का विषय है, उद्योग राज सूची का विषय है, इस पर भी माचिस गोंद इस सब राज सूची का विषय है, इस पर भी केंद्र कानून बनाने लगा है। इससे उसकी स्वायत्तता प्रभावित हुई है। प्रशासनिक विवाद में अब राज्यपाल की भूमिका को लेकर विवाद है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, केंद्र कंट्रोल करता है उसको। अब राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। कोई कानून राज्य विधानमंडल से पारित होगा, वो तब तक पारित होने के बाद वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल जाती है। अब राज्यपाल क्या करता है, विधेयक को मंजूरी नहीं देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में वो कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है उसमें, इन सबको लेकर राज्यपालों को लेकर भी विवाद है। उसके बाद IAS IPS अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर IAS IPS जो है, इसको जो है इसकी नियुक्ति केंद्र करता है, यह राज्यों में काम करता है और इसके माध्यम से केंद्र जो है नियंत्रण कर रहा है। अब IAS IPS से राज्यों का शिकायत है कि इससे जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति कम हुई है, उसकी स्वायत्तता प्रभावित हो रही है, स्वायत्तता प्रभावित होती है, तो इसको लेकर विवाद है। इसमें अनुशासनिक कार्रवाई करने की छूट नहीं है राज्यों को। उसके बाद केंद्रीय योजना क्रियान्वयन को लेकर अब केंद्र सरकार जबरदस्ती राज्यों को कहता है कि नहीं, इस योजना का क्रियान्वयन कीजिए। बहुत सारा पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान भारत योजना बहुत सारा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लागू नहीं किया था। तो केंद्र का शिकायत रहता है कि वह जो है इस केंद्रीय योजना को लागू नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। और राज्यों का भी शिकायत रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है योजना को लागू करने के लिए, इसको लेकर विवाद है। इस CBI ED इस सब को लेकर जो है राज्य सरकार का मानना है कि इसके माध्यम से उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अब झारखंड में देखें, झामुमो का सरकार जो था, हेमंत सोरेन, क्या था, ED के कारण जो है सरकार जो है चेंज हो गया था। ये जो है दूसरा सरकार बन गया था, मुख्यमंत्री बने चंपई जी जो है मुख्यमंत्री बन गए थे। CRPF को लेकर, अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर राज्यों का शिकायत है। अनुदान को लेकर अब राज्यों का आरोप है कि केंद्र जो है उन राज्यों को अनुदान अधिक देता है जो उसकी अपनी पार्टी की सरकार होती है या जो उसके गठबंधन में, जैसे कि बिहार को लेकर अभी जो है बिहार को 59,000 करोड़ का अनुदान दिया गया। अब पूरे देखेंगे, भारत में अलग अलग नेताओं द्वारा क्या कहा जा रहा था कि बजट केंद्र का बजट नहीं है, बिहार का बजट है, आंध्र प्रदेश का बजट है, क्योंकि उनको अनुदान दिया गया था। इसको लेकर राज्यों का विभेद है। अच्छा, केंद्र राज्यों को एडवाइजरी जारी करता है, निर्देश देता है, राज्य मानने से इनकार करता है, तो यहाँ मामला पेच फंसा हुआ है। वित्तीय विवाद में देखेंगे, राज्यों का शिकायत है केंद्र जो है विदेशों से सस्ता ऋण प्राप्त करता है विश्व बैंक से, हमको ऊंची ब्याज दर पर ऋण देता है।
सस्ता ऋण लेके, सस्ता यानी कम ब्याज दर पर ऋण लेता है विदेशों से केंद्र, क्योंकि केंद्र को विदेशों से ऋण लेने का अधिकार है, लेकिन राज्य को नहीं है। अब क्या करता है केंद्र, आरोप लगाता है कि केंद्र विदेशों से सस्ता ब्याज दर पर ऋण लेगा, हमको ऊंची ब्याज दर पर देता है। उसके बाद अनुदान में पक्षपात को लेकर केंद्र राज्यों का मानना है कि उसकी पार्टी के सरकार अगर राज्य में है तो उसको अधिक अनुदान देता है, हमको कम देता है। बिहार में देखेंगे कि पंचायती राज को जो है यूपी से कम अनुदान, बहुत कम मिला था, जब इस सरकार में फिर आ गया तो ज़्यादा मिल रहा है। और केंद्र का आरोप है, राज्यों का आरोप है कि उसकी आमदनी कम है, इससे उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ी है, अधिक मदद की उम्मीद कर रहा है। और राज्यों की यह भी शिकायत है कि केंद्र सरकार उपकर अधिभार वसूलता है और राज्यों को बांटता नहीं है। और बिजली की दरों को लेकर अब केंद्र का कहना है कि वो बिजली का दर जो है वो महंगे दामों पर कोयला देता है, इससे उनकी बिजली दर बढ़ जाती है, या बिजली खरीदते हैं उसका दर जो है वो ज़्यादा रखे हुआ है। केंद्रीय योजनाओं में अंशदान को लेकर भी विवाद है। अब मान लीजिए केंद्रीय योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आपको अपने 50% मिलाना होगा, नहीं मिलाएंगे तो योजना से वंचित हो जाएंगे आप, पैसा रिफंड हो जाएगा, तो इसको लेकर भी विवाद है। तो ये तमाम केंद्र राज्यों के बीच विवाद है। इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और फिर हम आगे चर्चा करेंगे।